कुछ दिनों से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि सर हम लोगों की सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न की तैयारी नहीं हो पा रही है, हम लोग क्या करें। तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको लगातार वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न आपको बताने वाले हैं प्रत्येक सब्जेक्ट की। और आज की इस वीडियो में हम आपको संस्कृत के वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न पार्ट 1 के बारे में बात करेंगे और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाली है जो आपकी परीक्षा में 100% पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है, अंतिम तक बने रहिए, बहुत सारे आपको प्रश्न कराने वाले हैं, ध्यान से समझते जाइए। आइए देखते हैं सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। लेकिन उसके पहले अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको कोई भी वीडियो नहीं मिल पाएगी। और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि सबका हेल्प हो जाए, सबको जानकारी हो जाए और सब लोग अच्छे से तैयारी कर लें। तो आइए देखते हैं सबसे पहला नंबर प्रश्न। तो आप सबसे पहला नंबर प्रश्न आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। काफी बढ़िया प्रश्न है। तो इसका उत्तर क्या होगा, ध्यान से देखिए कि महान लोग अपने को अज्ञानी तथा अन्य विद्वानों को ज्ञानी समझकर संसार रूपी सागर को पार कर जाते हैं। इतना भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे। और आपको बता दें कि जो संस्कृत होता है उसमें जो सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आता है उसमें आपको काफी कम लिखने की जरूरत होती है, ज्यादा लिखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती है। चलिए आगे इसमें आप लिख सकते हैं, अर्थात कहने का मतलब यह है कि महान व्यक्ति अपने नाम को छोड़कर उस दिव्य श्रेष्ठ पुरुष यानी कि ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। तो अगर आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आता है तो आसानी से आप लिख दीजिएगा। आइए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की कि अगला नंबर प्रश्न हम सभी का क्या है। ये देखिए जो प्रश्न है ये दो तरह से पूछा जाता है। कई बार देखा गया है कि प्रश्न पूछा जाता है कि मंगलम पाठ का 5 वाक्य में परिचय दें, या पूछ दिया जाता है अथवा कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताएं। ये क्वेश्चन देखिए आपके सामने जब आता है, क्योंकि जब मान लीजिए कोई आपको पढ़ा दिया या आप कहीं से पढ़ लिए कि मंगलम पाठ का 5 वाक्य में परिचय दे, इतना आपको पता है, लेकिन उसी क्वेश्चन को किसी दूसरे ढंग से पूछ दिया जाए तो आप सोच में पड़ जाते हैं। तो आपको परेशान नहीं होनी है, जिस भी ढंग से आपकी परीक्षा में पूछी जाती है सारे ढंग वाले को हम आपको बता देंगे कि कैसा कैसा आपको प्रश्न आपकी परीक्षा में रहेगा। तो देखिए इसी प्रश्न को किसी दूसरे ढंग से पूछ दिया जाएगा कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताएं, तो आप क्या लिखिएगा, ध्यान से समझिए। चलिए तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस पाठ में 4 मंत्र क्रमशः ईशावास्य, कंठ, मुंडक तथा श्वेताश्वेतर नामक उपनिषदों से संकलित है। ये मंगलाचरण के रूप में पठनीय है। बौद्धिक साहित्य में विषयुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथ के रूप में उपनिषदों का महत्व है। इन्हें पढ़ने से परम सत्ता के परम प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, अन्वेषण की प्रवृत्ति होती है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। और जो उपनिषद जो ग्रंथ है वह विभिन्न वेदों से संबंधित है, यह संबंध है, ये आपको लिखना होगा। आपके अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दीजिए, तो आप मंगल पाठ के बारे में आप लिख सकते हैं, बस इतना ही लिखिएगा, आपको पूरे के पूरे अंक दे दिए जाएंगे। आगे बात करते हैं कि अगला नंबर प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो अगला नंबर जो प्रश्न है वो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। जो दामोदर गुप्त हैं उन्होंने पटना के संबंध में क्या लिखा है, काफी बढ़िया प्रश्न है। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा। लेकिन अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से कर लीजिए, और ऐप को हमारा इंस्टॉल नहीं किए हैं, ऐप नहीं इंस्टॉल किए हैं तो फटाफट जाकर के प्ले स्टोर से ऐप को इंस्टॉल कीजिए, जिसमें ऑनलाइन टेस्ट, ऑब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, बहुत सारा चीज मिल जाएगी। तो जाइए प्ले स्टोर पे मंटू सर या फिर डीएलएस एजुकेशन जो चैनल का नाम है आप सर्च कीजिएगा, ऐप मिल जाएगी, फटाफट डाउनलोड कर सकते हैं। आइए बात करते हैं इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा कि दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। तो ध्यान से देखिए, दामोदर गुप्त नामक कवि ने स्वलिखित, यानी कि स्वलिखित का मतलब होता है कि जो उन्होंने खुद लिखी, कुटनिम तरिणी काव्य में पटना के संबंध में लिखा है कि प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी यानी कि आगे पटना गंगा के किनारे बसी विचित्र महानगर है। पृथ्वी का तिलक, विद्वानों की निवास स्थली, पटना नाम का महानगर स्वर्ग से भी सुंदर स्थान है। इन्होंने जो दामोदर जो गुप्त हैं उन्होंने पटना के संबंध में काफी बढ़िया चीज उन्होंने लिखी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझे। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा चीज हम नहीं यहाँ पे बता रहे हैं, एक एक लाइन को, क्योंकि अगर एक एक लाइन को बताना चाहेंगे तो काफी वीडियो लंबा हो जाएगी, जिससे दिक्कत हो जाएगी और भी काफी जो प्रश्न है वह छूट जाएगा। तो इतना से तो आप समझ गए होंगे, आप कॉपी निकाल करके इसे नोट कर लीजिए कि क्या क्या आपको लिखना होगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए अगला नंबर जो हम सभी का प्रश्न है वह काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि पटना में कैमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। यह प्रश्न काफी बार पूछा जाता है, तो ध्यान से देख लीजिए कि पटना में कैमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। देखिए कि पटना में गुप्त वंश के शासन काल में कैमुदी महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता था, बस इतना भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसमें आगे और भी लिख लीजिएगा कि उस अवसर पर सभी लोग
आनंद मग्न रहते थे, आजकल दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही समारोह देखा जाता है। ये देखिए जो कैमोदी महोत्सव है वो पटना में जो कैमोदी महोत्सव हुआ करता था, कब हुआ करता था? तो गुप्त वंश के शासनकाल में हुआ करता था और काफी धूमधाम से मनाया जाता था। जिस प्रकार से आजकल हम लोग देखते हैं दुर्गा पूजा का जो समय आता है तो काफी धूमधाम से मनाया जाता है, सेम वैसे ही जो था उस समय वो कैमोदी महोत्सव मनाया जाता था। तो आप लिख दीजिएगा कि पटना में कैमोदी महोत्सव कब मनाया जाता था। अगर आपको पूछा जाए ये चीज की कैसे मनाया जाता था तो आप इसका भी विवरण कर सकते हैं जो आपको हमने बताया। चलिए, तो वीडियो आगे से आपको कैसे मिलेगी? जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी। तो जल्दी से चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए और वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें जरूर बताइएगा। अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है कि राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। जो राजशेखर है उन्होंने पटना के संबंध में जो है वो क्या लिखे हुए हैं उसके बारे में देखिए। बताया जा रहा है कि कवि राजशेखर ने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख अपने ग्रंथ में सादर स्मरण करते हुए लिखा है कि यहाँ वर्षों वर्ष तक पर्णी, पिंगल, व्याड़ी, बरूची तथा पतंजलि आदि ने महान योगदान देकर के ख्याति को क्या हो चुके हैं? प्राप्त हो चुके हैं। तो ये चीज क्या उन्होंने राजशेखर ने क्या किए थे? पटना के बारे में, पटना के संबंध में उन्होंने लिखा था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का नाम उल्लेख करें, है ना। क्या कह रहा है प्रश्न कि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का नाम उल्लेख करें, यानी कि पटना में जो सबसे मुख्य है जो दर्शनीय स्थल है उसके बारे में आपको बतानी है। तो देखिए पटना में गांधी सेतु नामक पुल जो एशिया का सबसे लंबी पुल है, संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है और आपको मौर्यकालिक अवशेष हैं। उसके बाद से महावीर मंदिर तथा गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान, गुरुद्वारा आदि दर्शनीय स्थल है जिसे देखने के ख्याल से विदेशी क्या करते थे? सदैव यहाँ पे आया करते थे। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि पटना के मुख्य जो दर्शनीय स्थल है वह कौन कौन से, तो आप बता दीजिएगा कि वहाँ पे क्या है? गांधी सेतु पुल है ना, संग्रहालय है, सचिवालय है, उच्च न्यायालय है, गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है ना। ये सारी चीजें आप लिख दीजिएगा तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा और आपको पूरे के पूरे अंक दे दिए जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे। ये प्रश्न काफी बार पूछा जाता है कि कौन कौन से जो है विदेशी यात्री जो है पटना आए थे। तो देखिए विदेशी यात्री में मेगास्थनीज, वेनसोंग, फयान अपने यात्रा के क्रम में पटना आए तथा अपने स्मरण में यानी कि यादगार में पटना का विस्तृत वर्णन किया। स्मरण का मतलब होता है यादगार, है ना। उन्होंने यादगार में क्या किए? बहुत सारी चीजें उन्होंने पटना के बारे में लिखे हुए थे। तो कौन कौन आए थे? तो आप लिख दीजिएगा कि विदेशी यात्री थे कौन? मेगास्थनीज, वेनसोंग तथा फयान। ठीक है, इन्होंने आए थे यहाँ पे और अपने यादगार में, अपने स्मरण में इन्होंने काफी बढ़िया बात इन्होंने पटना के बारे में लिखी। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न हम सभी का है कि भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था। जो भगवान बुद्ध उन्होंने पटना के संबंध में क्या कहा था इसके बारे में पूछा जाता है। तो आप पढ़े होंगे चैप्टर को, तो बताया गया होगा कि भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में कहा था कि यह गांव यानी कि कौन सा गांव? पाटलिग्राम की गांव की बात की जा रही थी। पाटलिग्राम भविष्य में महानगर होगा और आज सच बात में हो गई। जो ये देखिए ये एक प्रकार की ग्राम थी, है ना, गांव थी एक प्रकार की, और जो यह गांव थी वो भविष्य में उन्होंने पहले ही बता दिए थे कि एक महानगर होगा, किंतु आपसी झगड़ा, आग लगी और बाढ़ के भय से सदा क्या रहेगा? पीड़ित रहेगा। और बात सही है, जैसा कि अभी देखिए कुछ दिन पहले क्या था, वहां पे बाढ़ आई हुई थी पटना में, है ना। तो ये बात उन्होंने क्या की? पहले ही बोल दी कि ये महानगर तो होगा ही, लेकिन वहां पे झगड़ा हो गया, आग लगी हो गया, बाढ़ जैसी भय की समस्या बनी रहेगी हमेशा, है ना। चलिए आगे बात करते हो। तो ये प्रश्न आएगा तो फटाफट लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही ना। वीडियो को स्टॉप करके आप फटाफट से इसका उत्तर लिख लीजिए, ठीक है, और याद कर लीजिए, है ना। नहीं होता है तो वीडियो को 1 से 2 बार आप देख लीजिएगा तो भी आपको याद हो जाएगी। और आगे से वीडियो पाने के लिए क्या बोला है आपको? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आगे से वीडियो मिले। और सभी वीडियो को देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है ना प्लेलिस्ट का, या प्लेलिस्ट में जा करके सभी वीडियो को एक एक करके देखिए। एक भी वीडियो छोड़िएगा तो काफी दिक्कत हो जाएगी, तो सभी वीडियो जरूर देख लीजिएगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन से नाम मिलते हैं। प्राचीन ग्रंथों में जो पटना के नाम, पटना के कौन कौन से जो नाम है वह मिलते हैं, यानी कि पटना के नाम कौन कौन से थे इसके बारे में बताया जाता है। तो देखिए उस चैप्टर में बताया गया है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों एवं पुराणों में पटना का नाम पुष्पपुर, ठीक है, और कुसुमपुर पाया गया है या पाया जाता है। क्या पाया जाता है?
पुष्पपुर और कुसुमपुर। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी प्रश्न पूछा जाता है, तो उसे भी आप याद कर लीजिए कि कौन कौन सा नाम था। तो पुष्पपुर या कुसुमपुर दोनों ये पटना का ही नाम है, यानी कि पाटलिपुत्रा जो है उसी का नाम है। चलिए आगे बात करते हैं। अब ये देखिए प्रश्न जो है वह 3 तरीकों से पूछा जा सकता है आपके परीक्षा में। अगला जो ये प्रश्न है, ये प्रश्न को 3 तरीके से पूछा जा सकता है। ये कौन कौन सा तरीका है, देखिए ध्यान से। पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन कीजिए। और इसी प्रश्न को पूछा जा सकता है कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ के आधार पर पटना के वैभव का वर्णन 5 वाक्यों में करें। या इसी को प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य कि काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो ये सभी का जो उत्तर होगा ये एक ही होगा। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि किसी एक प्रश्न का इसमें से उत्तर याद कर लिए होते हैं, और पता चलता है कि जब ये प्रश्न आता है कोई दूसरा उसको दूसरे ढंग से पूछ दिया जाता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है कि क्या लिखे। तो आपको घबराना नहीं है, आपको सारी चीज़ हम बता दे रहे हैं कि किस किस तरीके से इसको पूछा जा सकता है। तो ये भी आप लिख लीजिए, है ना, कॉपी और कलम ले करके बैठिए, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे भी करना है आप अपना तैयारी बेहतर करते रहिए, ठीक है। चलिए, तो ये प्रश्न आएगा तो क्या लिखेगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, ध्यान से समझिए। देखिए कह रहा है कि पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपनी वैभव परंपरा के लिए विख्यात रही है। विदेशी यात्री ने स्मरण का मतलब आपको समझाया कि अपने यादगार में यहाँ के अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था क्या है, अति उत्कृष्ट थी। अशोक काल में यहाँ निरंतर समृद्धि रही। कवि राजशेखर ने अपनी रचना काव्य मीमांसा में ऐसी ही बात लिखी है। यहाँ बड़े बड़े कवि वैयाकरण भास्कर यानी कि परीक्षित हुए। आज पाटलिपुत्र नगर पटना के नाम से जाना जाता है। यहाँ संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान इत्यादि दर्शनीय स्थल हैं। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता है। इसका संकलित रूप संग्रहालय में देखने को मिलता है। जब भी आप कभी पटना जाइएगा तो जरूर देखिएगा, और जो बच्चे पटना के होंगे तो आप हमें बताइए कि कौन कौन पटना के हैं और आप लोग कहाँ कहाँ घूमे हुए हैं, आप बताइए। और आप पटना के नहीं भी हैं फिर भी गए हैं तो बताइए आप कहाँ कहाँ घूमे हुए हैं, जिससे हमें भी पता चलेगा ना। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला देखिए प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था जो थी वह कैसी थी। यह प्रश्न अक्सर पूछ दिया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा जो व्यवस्था थी वो कैसी थी। और आपको देखिए सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि जो हम आपको कोई भी क्वेश्चन लेकर आते हैं तो ये सारी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये पिछले कई वर्षों का क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, ये सारी चीज देखने के बाद से आपको क्वेश्चन को बनाया जाता है। देख रहे हैं कि खुद से टाइप किया हुआ रहता है ना। तो ये सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए कहते हैं आपको कि एक भी वीडियो छोड़िएगा काफी नुकसान हो जाएगी। वीडियो मत छोड़िए, लगातार वीडियो आप देखते रहिए, ठीक है। कोई दिक्कत होता है नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए बना होता है, नीचे आप कमेंट हमें करके जरूर बता दीजिए कि आपको पढ़ना है, क्या चीज़ आपकी तैयारी नहीं हुई है, किस टॉपिक के बारे में वीडियो बनानी है, उसके बारे में हम बना देंगे, जिससे कि आपको आगे चल करके दिक्कत ना हो। क्योंकि हमारी इच्छा बस यही रही है कि हमसे जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनका काफ़ी बढ़िया नंबर आए। हम ये सोचते हैं कि जितना भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न आपको बता दें, जिससे कि परीक्षा में दिक्कत ना हो। तो आइए जानते हैं इसका उत्तर क्या है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि सबको पता चल जाए। अगला है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो इसका उत्तर क्या होगा, ध्यान से देखिए कि पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपनी वैभव परंपरा के लिए विख्यात रही है। विदेशी यात्रियों ने अपने स्मरण में यानी कि यादगार में यहाँ के अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया है। और मेगास्थनीज ने भी लिखा है कि क्या लिखा है मेगास्थनीज ने कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। अशोक काल में यहाँ निरंतर क्या रही, समृद्धि होती रही। इन्होंने क्या चीज इन्होंने बताई, है ना। तो ये चीज आप लिख दीजिएगा कि कैसी थी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो ये आएगा तो फटाफट क्या लिख दीजिएगा, इसे आप लिख दीजिएगा कि पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपनी वैभव परंपरा के लिए विख्यात रही है। विदेशी यात्रियों ने अपने स्मरण में यहाँ की अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त काल में यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। अशोक काल में यहाँ नियंत्रण क्या होती रही, तो समृद्धि होती रही। चलिए आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए तो अगला प्रश्न है कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है। जो सिख संप्रदाय के लोग हैं उनके लिए पटना जो है क्यों महत्वपूर्ण है, आखिर क्या कारण है। तो देखिए गुरु अर्जुन देव पटना सिटी में जन्म लिए, ध्यान से समझिए। गुरु अर्जुन देव जो देव थे उन्होंने क्या किया, पटना सिटी में जन्म लिए। पटना सिटी में सभी सिख धर्मगुरु पधारे।
10वें गुरु गोविंद सिंह का गुरुद्वारा भी यही है, इसलिए इस पवित्र स्थल का सिख संप्रदाय में बड़ा ही महत्व है। तो लिख दीजिएगा फटाफट, अगर आएगा तो क्या कारण आ रहा है, तो यही कारण आपको लिखना होगा कि गुरु अर्जुन देव पटना सिटी में जन्म लिए। ठीक है, उसके बाद से पटना सिटी में सभी सिख धर्म गुरु पधारे। 10वें गुरु गोविंद सिंह का भी गुरुद्वारा यहीं पे ही है, इसलिए यह जो है पवित्र स्थल क्या है, सिख संप्रदाय के लिए बड़ा ही महत्व रखता है। चलिए आगे बात करते हैं, काफी बढ़िया प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न कि 4 आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्द में लिखिए। 4 आलसियों के वार्तालाप, जो आलसी व्यक्ति थे उनके बारे में पूछा जा रहा है कि 4 जो आलसी थे उनके बारे में जो वार्तालाप हुई थी ने, मतलब कि बात करें जब आग लगी थी, याद कीजिए कहानी पढ़े होंगे। या अथवा उस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है दूसरे और तरीके से कि वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई। ये अक्सर पूछा जाता है, या इसको इसी ढंग से पूछा जाता है कि आलसियों की पहचान करने के लिए क्या किया गया या कैसे हुई उनकी पहचान। तो ध्यान से देखिए क्या लिखेगा आप। देखिए आलसशाला में आग लगाने पर भी 4 आलसियों लोग भागने के बजाय आपस में बातचीत करने लगे, क्योंकि क्वेश्चन यही था कि 4 आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखिए, मतलब कि अपने शब्द में लिखना है। जो 4 व्यक्ति जो आग लगा दी गई तो भाग नहीं रहे थे लेकिन बातें कर रहे थे, तो क्या क्या बातें कर रहे थे अपने शब्दों में लिख देनी है ना। तो देखिए एक ने कपड़े से मुंह ढक करके कहा, अरे हल्ला कैसा। दूसरे ने कहा, लगता है कि इस घर में आग लग गई है। तो तीसरे देखिए क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है जो इस समय पानी से भीगे वस्त्रों से या चटाई से हम लोगों को ढक दे। और चौथा देखिए क्या कह रहा है कि अरे कितनी बातें करोगे। ये देखिए आग लगी है घर में और उसी घर में ये लोग हैं, और देखिए कितनी भली भांति बातें कर रहे हैं, एकदम अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। हाँ ऐसे ही बात करना चाहिए। ये एकदम आलसी का पूर्ण रूपेण जो है ना, ये पूर्ण रूपेण जो आलसियों का गुण है इन लोगों में, है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला नंबर प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो ध्यान से देखिए प्रश्न कह रहा है कि अलस कथा में किसका वर्णन है, अथवा इस प्रश्न को किसी दूसरे ढंग से पूछ दिया जाएगा कि अलस कथा पाठ के लेखक कौन है तथा उस कथा से क्या शिक्षा मिलती है, आपको ये बताना है। तो क्या लिखेगा, ध्यान से समझिए। बताया जा रहा है कि मैथिली कवि विद्यापति रचित अलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि उनका भरण पोषण करुणाशीलों के बिना संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते, ऐसी स्थिति में कोई दैवान ही उनकी व्यवस्था कर सकता है, अतएव आत्मनिर्भर न होकर के दूसरे पर वे निर्भर हो जाते हैं। यानी कि अलस कथा पाठ में यही बताया गया है, जो विद्यापति के द्वारा क्या की गई है, रचित की गई है, रचना की गई है। और बताया गया है कि जो आलस व्यक्ति होते हैं, जो आलसी व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर रहते हैं, वह आत्मनिर्भर कभी नहीं होते हैं। और उसी समय क्या होता है, कोई दूसरा देखता है, कोई दैवान व्यक्ति देखता है तो उसके द्वारा से मदद कर देता है ना। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न ये रहा और प्रश्न कह रहा है कि अलस कथा का क्या संदेश है। अलस कथा का जो है वह क्या संदेश है, आपको ये बतानी है। तो देखिए कह रहा है कि अलस कथा का संदेश यही है कि आलस्य का एक महान रोग है, जो आलस्य है वह एक महान रोग है। आलसी का सहायक प्राय कोई भी नहीं होता। जीवन में विकास के लिए व्यक्ति कर्मठ होना आवश्यक है, यहाँ पे कर्मठ होगा। आलस्य शरीर में रहने वाला महान शत्रु है, जिसे अपना परिवार और समाज का विनाश अवश्य ही हो जाता है। यदि जीवन में विकास की इच्छा रखते हो तो तब आलस्य त्याग कर उद्यम को प्रेरित हो। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आप अच्छे ढंग से किसी चीज में सफलता पाना चाहते हैं तो आलस को सबसे पहले आपको निकालना होगा। यदि आपके शरीर से आलस नहीं जाता है तो समझ जाइए कि आपकी कोई भी विकास नहीं होगी। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं और आलसी के कारण आलस आने के कारण आप सुबह में नहीं जगते होंगे, ये हमको पता है, या आप पढ़ने बैठते होंगे तो 1 घंटा 2 घंटा पढ़ने के बाद से छोड़ देते होंगे, तो ये सारी आलस है। आलस तो कहेगा ही कि तुम मत पढ़ो, तुम काम मत करो, लेकिन आपको आलस को त्याग करके ये सारी चीजें करनी होगी, तब जाकर के आप किसी चीज में क्या हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, जिससे कि वीडियो मिले, और वीडियो को लाइक करके दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। फटाफट बता दीजिए कि अब कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि सब्जेक्टिव प्रश्न का तैयारी भी आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ अब हो जाएगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी। आइए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जितना भी वीडियो नहीं देखें सारे वीडियो एक एक करके जरूर देखिएगा।